सलाम प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में आज हमारी बातचीत के केंद्र में एक बार फिर मणिपुर है। मणिपुर वो राज्य जिसे पूर्वोत्तर भारत का एक अहम राज्य के तौर पर हम जानते मानते पहचानते हैं। पुराणों में भी जिस राज्य का वर्णन है, महाभारत के अंदर भी इस मणिपुर की खूबसूरती को और अर्जुन के साथ प्रसंग को बड़ी खूबसूरती के साथ व्यक्त किया गया है। वो मणिपुर जो प्रकृति की तरफ से हर प्रकार के तौर तरीकों से निश्चित रूप से नवाजा गया है, वो मणिपुर धधक रहा है। 3 मई 2023 से जो आग लगी है, आज तकरीबन 2 महीने पूरे होने को हैं, वो आग बदस्तूर बनी हुई है। इस आग में तकरीबन 150 से ज्यादा लोग सरकारी आंकड़ों के अनुसार मारे जा चुके हैं। तमाम लोग अपने घरों से विस्थापित हो चुके हैं। विस्थापितों की संख्या 60,000 से भी ज्यादा बताई जाती है। 60,000 की संख्या कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि मणिपुर की कुल आबादी ही 38 लाख है। तमाम लोग राहत शिविरों में रहने के लिए मजबूर हैं और राहत शिविरों में जो लोग रह रहे हैं वो भी आशंकित और आतंकित रहते हैं कि कब कौन हमला ना कर दे। लड़ाई भी परस्पर है, गृह युद्ध के हालात बने हुए हैं। वहां की 3 महत्वपूर्ण जातियां हैं, कुकी, मैतेई और नागा। ये एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे हैं। एक तरफ कुकी और नागा है, दूसरी तरफ मैतेई समुदाय है। इन समुदायों के बीच में अपने अपने हितों को पाने के लिए टकराव है। हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया। मैतेई समुदाय की मांग के आधार पर राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह इन्हें आदिवासी का दर्जा देने पर विचार करे। मैतेई समुदाय का यह मानना है कि वह मूलतः आदिवासी थे। मणिपुर का जब भारत में विलय हुआ था, अर्थात 1949 में, उससे पहले उन्हें अनुसूचित जनजाति का ही दर्जा था, पर विलय के बाद वह दर्जा छिन गया। उन्हें लगता है कि कुकी और नागा लोगों ने उनके हितों के संदर्भ में कहीं ना कहीं अतिक्रमण किया है और अब वह वापस अपने उस दर्जे को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील है। पर कुकी और नागा को यह महसूस होता है कि अगर मैतेई को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिल गया तो उनके अपने हित प्रभावित होंगे। दोनों ही समुदाय अपने हितों के लिए संघर्षरत हैं और राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, वह लगभग असमंजस की स्थिति में है। देश के सम्माननीय गृह मंत्री अमित शाह स्वयं 3 दिन का प्रवास मणिपुर में करके आ चुके, समाधान की कोशिश कर चुके, अपनी तरफ से हर प्रकार का कदम उठा चुके। कदम इस हद तक है कि 40 से अधिक IPS और 36,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी इस समय मणिपुर में तैनात है व्यवस्था को संभालने के लिए, पर व्यवस्थाएं संभल नहीं रही है। अभी हाल ही में राहुल गांधी भी मणिपुर पहुंचे हैं और वहां पर मणिपुर में जाकर उन्होंने भी शांति की जरूरत को बताया है, पर मणिपुर में राहुल गांधी का दौरा भी विवादों से भरा रहा। राहुल गांधी सड़क मार्ग से यात्रा कर रहे थे, उन्हें सुरक्षा व्यवस्था का हवाला देकर रोका गया। कांग्रेस इस बात पर नाराज हुई। कांग्रेस का मानना था ये जानबूझकर शरारत थी। बाद में हेलीकॉप्टर से राहुल गांधी को उन इलाकों में भेजा गया जहां वह जाना चाहते थे। लेकिन कुल मिलाकर नेताओं के दौरे हो चुके, नेताओं की अपीलें हो चुकी, लेकिन समाधान कहीं कोसों दूर है। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि इस भारत देश का एक राज्य पिछले 2 महीने से धधक रहा है, पर देश में उसकी वैसी प्रतिक्रिया नहीं है जैसे मुख्य धारा के अन्य राज्यों के संदर्भ में होने वाले ऐसे अराजक वातावरण में होती है। अगर कल्पना कीजिए इसी प्रकार की आग हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या छत्तीसगढ़ में लगी होती तो क्या देश इतनी खामोशी से तमाशा देख रहा होता? अगर पूर्वोत्तर राज्य समय समय पर यह महसूस करते हैं कि क्या वाकई हम इस देश का हिस्सा है, क्या ये देशवासी वाकई हमें अपना हिस्सा समझते हैं, तो क्या उनकी ये आशंका या उनका ये सवाल गैर जरूरी है? मणिपुर की आग को जिस तरीके से मुख्य धारा ने अनसुना किया हुआ है, उसे अपने हाल पे छोड़ा हुआ है, यह भी एक गंभीर विमर्श का हिस्सा होना चाहिए। आज हम इसी पर बात करेंगे कि मणिपुर इन हालात का शिकार क्यों है, समाधान की कोशिशें सफल क्यों नहीं हो रही हैं और क्या वाकई समाधान की ईमानदार कोशिश हो रही है। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान मौजूद हैं जिनके माध्यम से समझेंगे हम मणिपुर की विभीषिका को, मणिपुर की पेचीदगी को। लेकिन इस सिलसिले को शुरू करें उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र ये कहता है कि समस्या जो भी हो समाधान का हिस्सा बने। केवल सवाल उठाने और बाधाओं को इंगित करने से समाधान नहीं होता है। टीना फे, मशहूर अमेरिकी अभिनेत्री, ने यह कमाल की बात कही थी। हम अमूमन जब भी किसी समस्या को देखते हैं तो केवल उस पर सवाल उठा देते हैं। सवाल नहीं, समाधान की दिशा में क्या होना चाहिए इस पर भी बात करनी चाहिए। हम वो कोशिश करेंगे इस चर्चा के तहत। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान हैं। हमारे साथ देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल के प्रतिनिधि के तौर पर सेवानिवृत्त विंग कमांडर अनुमा आचार्य जी, हमारे साथ शरद त्रिवेदी जी हैं जो भारतीय जनता पार्टी, देश का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, उसके प्रतिनिधि हैं।
हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल जे.एस. सोढ़ी साहब मौजूद हैं और इन सबके बीच में तटस्थ राय देने के लिए देश के जाने माने ख्याति प्राप्त पत्रकार प्रेम कुमार जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत हम शरद त्रिवेदी जी से करेंगे, लेकिन उससे पहले 3 बयान सुनेंगे जो इस मामले के संदर्भ में तमाम पहलुओं पर रोशनी डालने के लिए जरूरी। एक बार सुनिए। शांति के कारण विकास का एक नया युग 6 साल से चल रहा था। कोर्ट के एक फैसले के कारण, थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण ये मनमुटाव हुआ है। मुझे भरोसा है कि मणिपुर की जनता आपसी सद्भाव के साथ चर्चा कर जल्दी इसका निपटारा लाएगी। केंद्र सरकार का सवाल है, मैं एक स्थिति स्पष्ट कर देना चाहता हूं। मैं सू ग्रुप वालों को भी एक कठोर संदेश देना चाहता हूं कि सू एग्रीमेंट का किसी भी प्रकार का वायोलेशन, किसी भी प्रकार का विचलन बहुत सख्ती से साथ लिया जाएगा और वो समझौते के भंग के रूप में लिया जाएगा। तो कृपया समझौते की सभी शर्तों का कठोरता से आप पालन करिए। There was no fight between the communities. There should not be fight between the community. It is purely with the government. When government try to do something, then resistance or acceptance is always there in all over the world. So it is the duty of the government to expedite the issues. So my earnest appeal to the people of the state, it is not between the community. Please do blame to the government, and whatever we the government can rectify, we'll do it. And please don't go beyond between the community. देखिए, यहाँ मैं शांति की अपील कर रहा हूँ। मणिपुर को शांति की जरूरत है, हिंसा से कुछ नहीं होने वाला है। रिलीफ कैंप्स में मैं गया, हर कम्युनिटी से मैंने बात की। रिलीफ कैंप्स में थोड़ी कमियां हैं, दवाई की कमी है, खाने की थोड़ी कमी है, तो सरकार को इन चीज़ों के बारे में एक्शन लेना चाहिए। मगर मेरी अपील है हर व्यक्ति से, मणिपुर के हर व्यक्ति से, कि मणिपुर को शांति की ज़रूरत है। मैं यहाँ हाजिर हूँ, जो भी मैं कर सकता हूँ, जो भी मदद मैं कर सकता हूँ शांति के लिए, मैं करने के लिए तैयार हूँ। ये यहाँ मैं कोई राजनीतिक स्टेटमेंट करने नहीं आया हूँ, मैं इन चीज़ों पे कमेंट नहीं करूँगा। तो कोई भी राजनीति नहीं करना चाहता है, पर इसके बावजूद भी समाधान दिखाई नहीं देता है। एक सरकार जिसके गृह मंत्री दावा कर रहे हैं 6 साल से विकास का काम चल रहा था, एक छोटी सी गलतफहमी के कारण ऐसे हालात बने हैं। छोटी सी गलतफहमी 2 महीने बाद भी आप दूर नहीं कर पाए। 36,000 सैनिक लगा दिया आपने, पुलिस लगा दी, फिर भी शांति नहीं बना पाए। ये किस प्रकार का दमखम है आपका शरद जी? ये सवाल जहन में आता है। आपके पास कोई उत्तर तो होगा। क्या सारा दमखम इस बात के लिए है कि राहुल गांधी दौरे पर जा रहे हैं, दौरे पर ना जाएं, दौरे पर जा रहे हैं तो उस पर सवाल उठा दें, हेमंत बिस्वा शर्मा ये बयान दे दें कि जब उनके पास समाधान नहीं है तो फिर जाके क्यों जा रहे हैं? थोड़ा रोशनी दीजिए ना शरद जी, क्या कह रहे हैं आप लोग? ये शायद अभी तक जितनी भी हम लोगों ने बहस करी है, ये सबसे संवेदनशील मुद्दा है और इस पे जैसे मुझे बड़ा अच्छा लगा कि राहुल जी ने बड़ी सकारात्मक भूमिका निभाई। उन्होंने कोई इस तरह का बयान नहीं दिया जिससे शांति अफेक्ट हो। इसमें जो है देखिए, मुख्य जो है मेती, कुकी, नागा हैं, इसमें कुछ मिजो भी हैं और क्योंकि मेरा बचपन वहाँ बीता है तो मुझे काफी कुछ वहाँ के बारे में पता है। तो इसमें ईसाई भी हैं, मुसलमान भी हैं, कई धर्मों के लोग हैं और कई जातियां, उपजातियां जो हैं वहाँ पे हैं। और ये पहली बार नहीं हुआ है, इस तरह की घटनाएं पूर्वोत्तर में पहले भी होती रही हैं। सबसे ज्यादा समय तक आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट वहां लगाया गया है। अब तो कई क्षेत्रों से तकरीबन 4 राज्यों में एक राज्य में रह गया है, वैसे कुछ जिलों में रह गया है, पूरी जगह तकरीबन हट चुका है। तो ये घटना जो है बहुत निंदनीय है
और ये ना तो राज्य सरकार ना केंद्र सरकार की किसी नीति की वजह से ये हुआ है। बिल्कुल शांत जगह थी। कोर्ट का एक ऑर्डर हुआ जिसमें मेती को, जैसे आपने भी बताया, कि उनको जो अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की बात कही गई। और इसमें रिफ्यूजी समस्या भी है, क्योंकि बाहर के लोग जो आ रहे हैं वो यहाँ की जमीनों पे कब्जा कर रहे हैं, क्योंकि इलाका बहुत छोटा है। जनता, हालांकि आबादी भी वहाँ की कम है, लेकिन यह है कि फिर भी समस्याएं हैं, क्योंकि जमीन का मुद्दा जहां आता है वहां लोग जो है अपनी मर्यादा खो देते हैं। और ये जो अभी हाल की घटना, वो तो सिर्फ एक कोर्ट के ऑर्डर से हुआ है। तो ये अभी क्योंकि संवेदनशील मामला है, इसमें माननीय अमित नहीं शाह शरद जी, मैं थोड़ा रोकता हूं। अगर लोग लाठी लेके एक दूसरे के सर फोड़ रहे होते तो मान लेते हैं कि भाई कोर्ट की प्रतिक्रिया है, प्रतिक्रिया के संदर्भ में ऐसा हो रहा है। जो हथियार इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो बहुत घातक किस्म के हैं। AK-47 जैसी राइफलें हमलावरों के हाथों में देखी गई हैं। जिस प्रकार के बम इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो मामले की गंभीरता बढ़ा देते हैं। सवाल इस बात का है कि एक दमदार सरकार, एक मजबूत सरकार के होते हुए लोगों के पास इतने घातक हथियार पहुंच कैसे रहे हैं, कैसे वो इनका इस्तेमाल कर पा रहे हैं, कैसे एक आर्मी की तरीके से ये लोग व्यवहार कर रहे हैं। क्या नहीं माने कि आप सीमाएं सुरक्षित रख पाने में नाकाम रहे? क्या नहीं माने कि प्रदेश की कानून व्यवस्था के संदर्भ में जिस जिम्मेदारी का परिचय सरकार को देना था वो उसमें चूक गई? क्या नहीं माने कि समय रहते जिस प्रकार का इंटेलिजेंस होना चाहिए था कि इस प्रकार की उपद्रवी घटनाएं हो सकती हैं, 2 महीने बाद भी आपके हाथ में कुछ भी काबू में नहीं है? इस विफलता के लिए किसको जिम्मेदार माने, राज्य को या केंद्र को शरद जी? नहीं, देखिए, इसमें जो है, क्योंकि ये बॉर्डर एरिया है, यहाँ कोई आज स्मगलिंग नहीं हो रही है। अरसे से यहाँ हथियार जो है बाहर से आते हैं, बर्मा की साइड से हथियार आते हैं, बांग्लादेश की साइड से हथियार आते हैं। तो ये रिफ्यूजी समस्या और हथियारों की समस्या कोई नई नहीं है, ये लेगेसी इशू है। बहुत मतलब आजादी के समय से यहाँ इस तरह की घटनाएं घटती रही हैं। सन 66-67 में तो पहली बार भारत के इतिहास में बॉम्बिंग करी गई, हवाई जहाज से बॉम्बिंग करी गई। इतने हालात खराब हो गए थे कि कई क्षेत्रों से तो पूरी के पूरी सरकार वहां से गायब हो गई थी। जो कलेक्टर का दफ्तर लूट लिया गया था, हथियार, पूरी आर्मरी लूट ली गई थी। तो यहाँ हथियारों का रहना कोई बहुत कोई नई बात नहीं है ये, क्योंकि स्मगलिंग होती है। और शरद जी, आप तो बड़ा निराश कर दे रहे हैं मुझे। देखिए, ये सब होता था, ये तो आपने देश को पिछले 60 साल से बताया था, और आपने साथ में देश को ये भरोसा दिलाया था कि देखो ये जो कांग्रेस है ना या अन्य राजनीतिक दल है ना, ये देश को संभालने के लायक नहीं है, इनमें ये दम ही नहीं है, इनमें ये काबिलियत ही नहीं है, इनकी नीयत भी नहीं है। लेकिन हम में काबिलियत भी है, हमारी नीयत भी है। 10 साल से आप सरकार में हैं। आज जब हमने सवाल पूछ लिया तो आप हमें परंपरा बताने लगे, आप हमें बताने लगे ये तो पहले से चलता चला रहा है। भाई, पहले से चलता चला रहा था, आप उसे रोक देंगे इसीलिए तो आपको लाए थे। आपके होते हुए 10 साल बाद आप हमें ये बता रहे हैं, ये होता है तो अभी भी हो रहा है, क्यों परेशान है? जाए जाइए आपका तर्क हमारे साथ में। देखिए, पूरी शांति थी, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं थी। हथियार जो है वो मतलब हम लोग हर घर में घुस के नहीं कि हम लोग पूरा कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन करें, सारे घरों में घुस के एक एक लोगों को बाहर निकालें और वहां पे ये कार्रवाई शुरू कर दें। अभी आप देखें कि 12 जो आतंकी पकड़े थे हमारी फौज ने, उनको भी जब वहां पे हजारों महिलाएं आई, उन्होंने घेर लिया। या तो एक तरीका था कि गोली चला देते तो सैकड़ों लोग मर जाते उसमें। उसकी वजह से फौज को झुकना पड़ा, क्योंकि ये हमारे देश की फौज है, ये अपने लोगों से डील कर रहे हैं। ये कोई विदेशों से हम डील नहीं कर रहे हैं, कोई दुश्मनों से डील नहीं कर रहे हैं। शरद तो जी, ऐसा तर्क मैंने तब नहीं सुना जब कांग्रेस की सरकार रहती थी या अन्य दलों की सरकार रहती थी। आपने अपनी बेबसी को, अपनी बेचारगी को जिस तरीके से बताया, थोड़ा विचार कीजिएगा। अब हमारे साथ न्याय कर रहे हैं क्या? आपने बहुत भरोसा दिलाया भाई हमको, एक दमदार सरकार होने का, मजबूत सरकार होने का। विचार कीजिएगा। पर मैं अनुमा जी के पास आना चाहता हूं और अनुमा जी आपसे जानना चाहता हूं, 2 महीने लग गए आप लोगों को भी मणिपुर की विषय को गंभीरता से लेने में। राहुल गांधी इतने लंबे अंतराल के बाद में समय निकाले कि चलो मणिपुर हो जाए। ठीक है, ये देश के एक राज्य में 58 दिन से आग लगी है। 56 दिन बाद कांग्रेस ने सोचा कि चलो हम भी कुछ कर लें। ये सवाल है अनुमा जी, क्या कहती हैं? मैं समझती हूँ कि आप जानबूझ के तो अनभिज्ञता नहीं दिखाते हैं, और मुझे मालूम है कि आप ऐसा नहीं करते हैं।
तो मैं दो चीजें कहना चाहूंगी। सबसे पहले तो ये कि मैं भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, जी। वैसे सभ्य इंसान को मैंने कभी ही देखा है, मतलब गूलर का फूल ही हैं पर इकलौते हैं, तो उनकी तरफ मैं अपना कोई जो भी मेरे तर्क होंगे वो उनकी तरफ नहीं होंगे। जी। और आपसे मैं एक बात करूंगी कि भक्त चरण दास जी ने मई के पहले सप्ताह में सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। पहले वो वहां गए मणिपुर, वहां उन्होंने देखा, और जो देखा वो उन्होंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 200 से ज्यादा चर्च जला दिए गए हैं। ये कर्नाटक चुनाव से पहले की बात है। जी। उसके बाद जब हमारे 4 सदस्यों का, मंत्रियों का दल वहां गया तो उसे इम्फाल एयरपोर्ट से आगे नहीं जाने दिया गया। आप देखिएगा, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने इसका आदेश निकाला और मुकुल वासनिक जी, डॉक्टर अजय कुमार, भक्त चरण दास जी और हमारे 2 और नेता अधीर रंजन चौधरी जी, ये सब वहां पहुंचे। इन लोगों को इम्फाल में अंदर जाने नहीं दिया गया। कांग्रेस पार्टी लगातार, और हमारे जो कार्यकर्ता हैं, वो जो दल है, जो जहां पर इनको रखा गया है राहत शिविरों में, खाना भी पहुंचाते रहे। ये सारी चीजें आपको मालूम होना चाहिए कि ये सब कांग्रेस पहले से कर रही थी। उसके बाद राहुल गांधी जी अब गए हैं और उसमें भी 2 दिन पहले उन्होंने बताया, जबकि हमारे प्रधानमंत्री मणिपुर को जलता छोड़कर अमेरिका घूमने गए थे, 2 करोड़ की अंगूठी वहां के राष्ट्रपति की पत्नी को देने गए थे, हमें शर्मिंदा कर दिया। शादी हो रही थी क्या किसी की जो गिफ्ट देने गए थे? इस तरह का गिफ्ट देने का कभी रिवाज है क्या? खैर, मैं उस बात पे आती हूं, और आपकी एक और बात पे मुझे बहुत ज्यादा एतराज है। आपने कहा सम्मानित गृह मंत्री, कैसे सम्मानित कहलाएंगे जरा बताइए? पद के समकक्ष कौन सा काम किया? जी। कोविड काल से लेकर किसान आंदोलन तक, महिला पहलवानों के शोषण से लेकर मणिपुर में चल रही 60 दिनों की हिंसा तक, कहते हैं थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है? क्या तमाशा है? ये गृह मंत्री है देश के, बिल्कुल जवाबदेही नहीं है किसी चीज की। आप ये देखिए कि यहाँ तो मणिपुर में कुकीज और मैतीस की बात है, हर जगह आप देखिए ना, मेजॉरिटी को माइनॉरिटी से कब नहीं लड़ाया है इन्होंने? हिंदू मुस्लिम की बात कर लीजिए, इनकी सत्ता ही ऐसे चलती है। और इसी कारण से क्या हुआ कि आज मुख्य धारा के मीडिया को कोई पूछ नहीं रहा है। मुख्य धारा के मीडिया से लोग उकता गए हैं, ऊब गए हैं, झल्ला गए हैं। सिर्फ हिंसा हिंसा हिंसा, सरकार का एजेंडा, सरकार का एजेंडा। और इसीलिए सरकार को खुद को ऐसे यूट्यूबर्स के सामने हाथ फैलाने पड़ रहे हैं जिनकी थोड़ी बहुत यूथ में अंडरस्टैंडिंग है, और उनसे वही अक्षय कुमार टाइप के सवाल अपने मंत्रियों से पूछवा रहे हैं, आम काट के कि चूस के खाते हो। तो आज जब मीडिया का ही अपना पूरा, जो उसकी एक मीडिया को लोग कुछ समझते थे, उसकी हैसियत होती थी, ऑथेंटिसिटी होती थी, ऐसे में आपकी मैं प्रशंसक हूं कि आप इस पर चर्चा तो कर रहे हैं कम से कम। बाकी देखिए मुख्य धारा के मीडिया में ये चर्चा हो रही है क्या? वहां वही हिंदू मुस्लिम, वही यूसीसी, यही कहानी। इस देश को सबसे पहले मणिपुर को शांत रखने की जरूरत है। और राहुल गांधी को देखिए, गरिमा देखिए उस व्यक्ति की। जब उससे पूछा गया कि नरेंद्र मोदी यहाँ नहीं आएंगे, आए हैं तो आप क्या कहेंगे? क्या कहा राहुल गांधी ने? राहुल गांधी ने कहा सबसे पहला कर्तव्य, सबसे पहली चीज, मैं यहाँ राजनीति करने नहीं आया हूं, सबसे पहली चीज है कि यहाँ अहिंसा का माहौल फिर से शुरू हो जाए, यहाँ लोगों के बीच में प्यार और भाईचारा हो जाए। तो जहां हमारे प्रधानमंत्री 2 टके की भाषा में कभी भी अपने विपक्ष की पार्टियों को कोसने से नहीं चूकते, और जबकि 10-10 साल पुरानी बातें, मुझे तो लगता है प्रधानमंत्री को डिमेंशिया हो गया है, उनको पुरानी अतीत की बातें याद रहती हैं। 50 साल पहले खुद जो कारनामे कर रहे हैं उसके बारे में उनको कुछ याद नहीं रहता। ये कहना चाहती हूं मैं। लेकिन मैं आपसे जो समझना चाहता हूँ ना, वो इससे अलग समझना चाहता हूँ। समझना चाहता हूँ कि मणिपुर में माहौल ठीक कैसे हो। देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल से आप ताल्लुक रखती हैं। अमित शाह ने तो कह दिया एक छोटी सी गलतफहमी है जिसके कारण से ऐसा वातावरण बना। आपको ऐतराज है, एक छोटी सी गलतफहमी, जो भी है, समाधान क्या है? मैतेई चाहते हैं तो उनको अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिले, कुकी और नागा चाहते हैं नहीं मिले। विषय तो यही है ना, क्या करें? सवाल मुझे बहुत पसंद आया और आपको थोड़ा सा पीछे ले जाऊं, सिर्फ थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। राजीव लोंगोवाल समझौता जो कब हुआ? राजीव गांधी के प्रधानमंत्री के बनने के 3 महीने के बाद। उनकी माँ
और इस देश की प्रधानमंत्री की हत्या की गई थी, उसके बाद भी राजीव गांधी वहां तक पहुंचे और राजीव लोंगोवाल समझौता हुआ। 1985 में ही असम अकॉर्ड साइन किया गया। 30 जून 1986 को मिजो समझौता हुआ। तो अगर सरकार की इच्छा हो, मंशा हो, तो सरकार ही माध्यम बनती है, क्योंकि ये जवाबदेही भी सरकार की है। अगर सरकार वीरेंद्र सिंह जैसे नफरत फैलाने वाले असफल और निकम्मे मुख्यमंत्री को हटा तक नहीं सकती, वैसे इस सरकार का ये रिकॉर्ड है। किसानों को कुचलने वाले आशीष मिश्रा के पिता अजय मिश्रा टेनी को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बनाए रखा। महिला पहलवानों के शोषण के आरोपी बृजभूषण शरण सिंह को कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष बनाए रखा। कुश्ती महासंघ को भंग किया, लेकिन उसे नहीं हटाया। और आज मणिपुर में यह असफल और निकम्मा मुख्यमंत्री जो हेट मॉन्गरिंग कर रहा है, जो नफरत फैला रहा है, इसको तक नहीं हटा पा रही है। तो आप कैसे उम्मीद करेंगे हिमांशु जी कि सरकार चाहती भी है कि ये समस्या सुलझे? जिस तरह से सरकार की मंशा पर तो आपने सवाल उठा दिया, पर आपके पास तो कोई समाधान के संदर्भ में होगा ना, नुस्खा, जिसमें आपको लगता हो कि इस समय पे ये होना चाहिए, अगर ये होगा तो बात बनेगी। इस पर भी तो बात हो ना। दोनों पक्ष अपने अपने हितों के लिए बंदूक उठाने पर आमादा है। हनुमावी जी जैसा सुधी प्रवक्ता इस समय समाधान के लिए क्या राह सुझाता है? मैं वही तो आपसे कह रही थी कि समाधान करने की अगर इच्छा हो तो डायलॉग एस्टैब्लिश होना चाहिए। जिनकी जो समस्याएं हैं, जो डर है उनके अंदर, हिंसा क्यों हो रही है, कहीं ना कहीं अस्तित्व का डर है ना, अस्तित्व का संकट है ना, तो उसको बात करके ही तो वो गुत्थी सुलझाई जा सकती है। तो माननीय अमित शाह, जिनके सम्माननीय कहने पर आपने ऐतराज जताया, उन्होंने सर्वदलीय बैठक बुलाई, तो क्या निकला सर्वदलीय बैठक से? हनुमा जी कमाल ही कर रहे हैं आप, बहुत ही कमाल कर रहे हैं जी। आपने देखा कि सर्वदलीय बैठक एक तो उन्होंने दिल्ली में बुलाई, बुलाना थी तो इम्फाल में बुलाते, कोई तो मैसेज जाता वहां जो लोग हिंसा कर रहे हैं। दूसरे देशों, दूसरे पक्ष के, विपक्ष के लोग, अलग अलग धर्म जाति के लोग जो देश के लीडरान है, वो वहां पहुंचते तो ये अपने आप में एक मैसेज होता। लेकिन हमारे जो गृह मंत्री हैं केवल लपाजियां कर रहे हैं। आपको याद दिला दूं, वैसे ये हर तंत्र का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यूनाइटेड कुकी लिबरेशन फ्रंट के प्रमुख एसएस हाउकिप ने कहा था कि जो इन्होंने, जब चुनाव हुए थे तो इनको पैसे दिए गए थे और इनको हेमंत बिस्वा शर्मा और राम माधव ने जो है इनको पैसे भी दिए थे, 15 करोड़ रुपए दिए थे, और तब इसके बाद इनकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी। तो मैं आपको वही बता रही हूं कि जो गृह मंत्री इस तरह की डील की कभी जांच नहीं करवाता, अभी तो एनआईए के तहत उसके ऊपर जांच होनी चाहिए थी इन दोनों नेताओं के ऊपर, वो तो हुई नहीं। और आज वो लोग ये चिट्ठी लिख रहे हैं गृह मंत्री को। क्या गृह मंत्री ने उसकी जांच कराई? वो जो नेता है वो चिट्ठी लिख रहा है कि हमने आपको, आपके लिए काम किया चुनावों में और आप हम ही पर हमले करवा रहे हैं। तो वही बात है, डायलॉग एस्टैब्लिश करिए, संवाद की जरूरत है, हनुमा जी ये कह रही हैं। लेकिन इसका एक और पहलू पर भी लोग बात कह रहे हैं, बोले ये वस्तुतः दो समुदायों के बीच का झगड़ा ही नहीं है, इसके तार तो अंतर्राष्ट्रीय हैं। म्यांमार से भी इस विषय के अंतर्गत तस्करी के संदर्भ में ताल्लुक रखने वाले लोग इसमें जुड़े हुए हैं। हनुमा जी, सिर पकड़ने की बात नहीं है, ये प्रतिक्रिया नहीं हो सकती। जो चर्चाएं हैं उन चर्चाओं पर बात होगी, और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ सोढ़ी साहब हैं। सोढ़ी साहब, आपसे समझना चाहता हूं, क्या मणिपुर का विषय, मणिपुर की आग विदेशी दखल के चलते हैं या शुद्ध रूप से राज्य के लोगों का अपना विषय है, जिसके संदर्भ में हैंडलिंग करने में, जिस विषय का निपटारा करने में हम चूक रहे? जय हिंद डॉक्टर हिमांशु जी, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके न्यूज चैनल में विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। ये जो मणिपुर की समस्या है, ये पूरी तरह से एक राजनीतिक समस्या है, जिसे भू राजनीतिक कारणों ने और उलझा दिया है जी। ये सारे जानते हैं कि दशकों से मणिपुर में मिसअंडरस्टैंडिंग थी, टेंशन थी, कई वहां पे इंसर्जेंट ग्रुप्स भी बने। लेकिन 23 अगस्त 2008 को वहां पे सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन एग्रीमेंट हुआ, जिसके बाद मणिपुर में पूरी शांति आ गई। लेकिन कुछ साल पहले से राजनीतिक दलों ने वहां पे जो नफरत के बीज बोए, आज वो पूरी तरह से पेड़ बन चुके हैं और ये पेड़ों में अब आग लग चुकी है। इसी साल फरवरी के महीने में
वहां की जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने एक एविक्शन ड्राइव किया, जो लोग अवैध तरीके से जमीनों पर रह रहे थे। 3 ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स में ये किया गया, चूराचांदपुर, कांगपोकपी और तेनूनोपल। जी। और इस चीज की वजह से जो वहां के ट्राइबल लोग थे उनके अंदर एक डर का माहौल पैदा होना शुरू हो गया। अगले ही महीने, मार्च के महीने में इसी साल, राज्य सरकार ने खुद सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन एग्रीमेंट से विड्रॉ कर दिया, जबकि केंद्रीय सरकार उन्हें कह रही थी कि इस एग्रीमेंट से विड्रॉ मत कीजिए। और मार्च के आखिर में जब ये एग्रीमेंट से उन्होंने विड्रॉ किया, मार्च के आखिर में 5 ट्राइबल्स की हत्या की गई, जिसकी वजह से वहां पे जो चिंगारियां थी वो जलने लगी। 11 अप्रैल इसी साल 3 चर्चों को पूरा तोड़ दिया गया। कोई प्रॉपर कानूनी प्रोसीजर नहीं फॉलो हुआ। इससे वहां का जो क्रिश्चियन समुदाय था उनके अंदर आक्रोश पैदा होना शुरू हो गया। ये जो 20 अप्रैल का जो मणिपुर हाईकोर्ट का जजमेंट आया, तब तक तो कम्युनिटीज के बीच में नफरत ऑलरेडी शुरू हो चुकी थी। और जब ये 3 मई को ये हिंसा शुरू हुई और केंद्रीय सरकार को ये महसूस हो गया कि अब वहां पे जो प्रॉब्लम है वो बहुत बड़ी हो चुकी है, अगले ही दिन धारा 355 लगा दी गई। आज की तारीख में डॉक्टर हिमांशु जी, मणिपुर में भारतीय सेना के 147 कॉलम लगे हुए हैं, जो कि जम्मू कश्मीर के अलावा इतने ज्यादा कॉलम किसी भी स्टेट में नहीं लगाए गए हैं। और ये चीज दिखाती कि वहां की जो समस्या है कितनी गंभीर है। मैं आपके चैनल के जरिए, क्योंकि आपका चैनल विख्यात चैनल है, करोड़ों लोग देखते हैं, मैं आपके चैनल के जरिए सारी राजनीतिक पार्टियों से एक अनुरोध करना चाहता हूं, आग्रह करना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि हर राजनीतिक पार्टी इलेक्शन जीतना चाहती, क्योंकि वो उनका फाइनल एम है। लेकिन इलेक्शन जीतने के लिए कृपया आप लोगों के बीच में नफरत के बीज मत बोइए। आज भारत तरक्की कर रहा है, हमारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इज्जत हो रही है। जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो भारत को एक खराब नाम मिलता है। और बस मैं एक और टिप्पणी करना चाहूंगा डॉक्टर हिमांशु जी, ये जो चाइना का फैक्टर है, इसमें चाइना का फैक्टर है, लेकिन अगर हम घर का एक केस लें, जब घर के अंदर घर के परिवारों में लड़ाई होती है तो जो नेबर्स होते हैं, पड़ोसी होते हैं, वो फायदा उठाते हैं। आज अगर हमारे भारत के राजनीतिक जो पार्टीज हैं, मैं सारी पार्टीज को रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर आप लोग ये बीज, नफरत के बीज बोना बंद कर देंगे, चाहे पाकिस्तान हो चाहे चीन हो, उनकी हिम्मत नहीं है कि भारत के अंदर और आग लगाने की कोशिश करें। पहले हमें अपने घर को ऑर्डर में करना होगा। पाकिस्तान चीन को तो हम निपट ही लेंगे बाद में। पर सोडी साहब, मेरे 2 सवाल आपसे हैं। आपने बताया पूरा मामला आंतरिक रूप से है, और आपने तो सिलसिलेवार बता दिया कि मामला केवल हाईकोर्ट का आदेश नहीं, सिलसिला तो उससे पहले से चल रहा था, दूरियां बढ़ने का। पर इसके अंदर 2 बातें बताई जा रही है। एक, अफीम की तस्करी भी इस विषय में एक महत्वपूर्ण रोल है, इसकी क्या सच्चाई? एक, और दूसरा जो सवाल मेरा शरद त्रिवेदी जी साहब, वो सवाल आपसे भी है, इतने घातक हथियार इन उपद्रवियों के पास आ कहां से रहे हैं? क्या इसके संदर्भ में कोई हमारी गलती है, कोई हमारा लेकुना है, कोई हमारी ढिलाई है, कोई हमारे बीच में सुराख है? इन 2 के संदर्भ में आप जैसा विशेषज्ञ अपनी दृष्टि दे। डॉक्टर हिमांशु जी, मैं आपके पहले प्रश्न का जवाब देना चाहूंगा। ये जो ड्रग्स की तस्करी हो रही है, ये तो बहुत दशकों से हो रही है वहां पे। और अगर हम देखें, ये जो गोल्डन क्रेसेंट था जिसमें थाईलैंड और ये म्यांमार आते हैं, वहां पे तो कई शताब्दियों से बल्कि वहां पे ये ड्रग्स की तस्करी हो रही है। तो ये जो इशू है, ये इशू नया नहीं है। जहां तक दूसरी बात है हथियारों की, जैसे मैंने आपको पहले बताया, अगर एक घर के सदस्य आपस में लड़ेंगे तो पड़ोसी उसका फायदा उठाएंगे। ये जो हथियार आ रहे हैं, ये चीन से आ रहे हैं, म्यांमार से आ रहे हैं, लेकिन नफरत के बीज 1947 से बोए गए हैं। 1984 में जब श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या हुई, मेरे पिताजी दिल्ली में मकान बना रहे थे, और जहां पे एक कमरे में किराए रहते थे, वहां पे 1000 आदमी खड़ा था मेरे पिताजी की हत्या करने के लिए। तब वो मऊ में पोस्टेड थे और वो छुट्टी लेके वहां घर बना रहे थे। मेरी माताजी इन्फेंट्री स्कूल के कमांडेंट के पास गई, उन्होंने सेना मुख्यालय में फोन किया, और 48 घंटे के बाद सेना की 3 गाड़ी गई, उन्होंने मेरे पिताजी को बचाया। मेरे पिताजी 48 घंटे कैसे बचे? मैं बस 1 और मिनट लेना चाहूंगा, क्योंकि इसका डायरेक्ट लिंक है जो मैं बोल रहा हूं जी। वहां पे एक हिंदू दंपति थे, मिस्टर एंड मिसेस आर.के. शर्मा। वो दोनों 48 घंटे खड़े रहे। उन्होंने 1000 आदमियों के मॉब को बोला, हम इस सरदार के ऊपर हाथ नहीं तुम्हें डालने देंगे। और
उसके बाद मैं जब भी फौज से छुट्टी गया, मैं हमेशा मिस्टर आर के शर्मा के पैर छूता था। तो ये जो बीज, ये जो नफरत के बीज हैं, ये 1947 से हमारी राजनीतिक पार्टियां इन्हें बो रही हैं, और आज ये पूरी तरह एक पेड़ बन चुके हैं। और बस मैं एक मिनट और चाहूंगा, मणिपुर एक बॉर्डर स्टेट है। अगर हम बॉर्डर स्टेट्स में ऐसी हरकतें करेंगे, हम अपने दुश्मनों को एक खुला प्लेटफॉर्म दे रहे हैं भारत में अस्थिरता और अशांति फैलाने के लिए। सोढ़ी साहब बहुत नाराज हैं। सोढ़ी साहब को लग रहा है ये वस्तुतः समस्या जो सामाजिक स्तर पर दिखाई दे रही है, राजनीतिज्ञों के द्वारा गढ़ी हुई है। राजनेताओं ने अपने हितों के लिए उन चीजों को बढ़ावा दिया जिसने समाज में दूरी को पैदा किया और उसको इतना विस्तार दे दिया। जय सोढ़ी साहब इस बात को लेकर भी डरे हुए हैं, अगर एक सीमावर्ती राज्य इस कदर अशांत रहेगा, इस कदर वहां के लोग असुरक्षित होंगे, तो दुश्मन देशों के लिए भारत के खिलाफ इससे ज्यादा सुनहरा अवसर क्या हो सकता है। अब मैं आता हूं प्रेम कुमार जी आपके पास। सवाल इस बात को लेकर है कि क्या देश की हुकूमत उतनी संजीदगी से इस विषय के साथ सुलझाने की कोशिश कर रही है जितनी गंभीर हालात मणिपुर के बने हुए हैं? क्या देश के लोग वाकई उतनी गंभीरता के साथ मणिपुर की चिंता कर रहे हैं जैसा देश के अन्य मुख्य धारा के राज्यों के संदर्भ में अगर ऐसे हालात होते? ये सवाल है प्रेम जी, क्या कहते हैं आप? हिमांशु जी, आपका सवाल ही जवाब है जी, आपका सवाल ही जवाब है, क्योंकि ये सवाल मणिपुर की उपेक्षा का, उसकी अनदेखी का, और वो हिंदुस्तान का हिस्सा है भी कि नहीं, इस सवाल को जन्म देता है कि एक लंबे समय से लगातार 2 महीने होने को है, हिंसा चली जा रही है और हमारी सारी मिशनरी फेल है। भाई सेना भी है वहां, लेकिन जब आक्रोश जनता का, जिस तरीके से सेना क्या करे, क्या अपनी नागरिकों पर गोली चलाए? ये सैनिक समाधान तो इसका नहीं हो सकता। बहुत सही कहा सोढ़ी जी ने कि ये राजनीतिक समस्या है, राजनीति ने इसको बोया है और इसको रोका जाना चाहिए, लेकिन रोकने का प्रयास नहीं दिखा है। और इसमें हमें निसंकोच ये कहना पड़ता है, देखिए आपने पहली डिबेट इसी विषय पर तब की थी जब कोई चैनल नहीं कर रहा था, मई के पहले दूसरे हफ्ते की बात है, पहली हफ्ते की बात है। और उस डिबेट में वो निशस्त्रीकरण वाली बात की, घर घर घुस करके हथियार सबसे जब्त किए जाएंगे, ये गृह मंत्री अमित शाह जी ने बात कही थी। तब मैंने उस दिन कहा था, आपके चैनल पर कहा था कि ये कदम खतरनाक होगा, क्योंकि विश्वास को कायम करना सबसे महत्वपूर्ण चीज है। अगर विश्वास कायम नहीं किया गया तो वो समुदाय जो खतरे में महसूस करते हैं, हथियार मुक्त कराने के मुहिम को अपने खिलाफ मानेंगे, अपने भावी समय में अपने नरसंहार की आशंका में वो व्यतीत रहेंगे। और दिल्ली भी जब लगती, उसकी जान पर आफत आती है तो वो शेर बन जाती है, जो कि जान का सवाल होता है। तो उसके वैसे कदम उठाए गए और नतीजा ये हुआ कि हथियार ये छीनेंगे क्या आम जनता से? आम जनता ने थानों में हथियार लूटे, उल्टा हुआ। तो इसके बाद सर्वदलीय बैठक होती है, 1 महीने बाद सर्वदलीय बैठक का हमने रूप देखा कि किस तरीके से हुआ, प्रधानमंत्री जी की गैर मौजूदगी में हुआ। इसके बाद, इससे पहले शांति समिति की स्थापना हुई, जिनको शांति समिति में रखा गया उनको पता ही नहीं, उनसे बात ही नहीं की गई। और न तो मेतेई ने माना, न कुकी ने माना, न किसी ने उस शांति समिति में शामिल होने को भी स्वीकार नहीं किया, वह भी फेल हो गया। यानी संवादहीनता की मौजूदगी में आपने जो भी स्टेप उठाए, सारे स्टेप खत्म होते गए। ऐसा क्यों हुआ ये समझना पड़ेगा, क्योंकि हम देखते हैं कि मैतेई समुदाय हिंदू समुदाय है, बाकी समुदाय क्रिश्चियन या दूसरे समुदाय हैं। अब मैतेई समुदाय का विधानसभा में वर्चस्व है। भाई भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है, उनको सरकार बचाना प्राथमिकता लगती है। उनको मैतेई समुदाय को रोकने के लिए, अंकुश लगाने के लिए वो कुछ नहीं कर सकते। सारी कार्रवाई जो है, जो अल्पसंख्यक जनजातीय हैं उनके इलाके में हुई है। इसका और उल्टा असर हुआ है। इतनी बात खुल करके कोई नहीं कहेगा हिमांशु जी, कोई नहीं कहेगा, कोई गैर राजनीतिक व्यक्ति ही ऐसे कह सकता है। तो आज राहुल गांधी वहां जा रहे हैं, तो
आप देखिए संबित पात्रा जी कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हैं, बोलते हैं कि ये वहां आग लगाने गए हैं। अब बताइए, एक तो आप नहीं गए, प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द नहीं कहा, गृह मंत्री जी बहुत समय बाद गए और किस रूप में गए हमने बताया, और अब राहुल गांधी जा रहे हैं तो कह रहे हैं कि वो आग लगाने जा रहे हैं। अब बताइए, राजनीतिक दल आंसू पोंछने का काम नहीं करेगा तो क्या आंसू बहते हुए देखेगा? क्या एक्टिव रहना अगर राजनीति है तो इनएक्टिव रहना राजनीति नहीं है क्या? सबसे बड़ी राजनीति तो इनएक्टिव रहना है ऐसी स्थिति में। तो ये हालात जो है, सत्तारूढ़ दल को, सत्ता को, शासन को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इस हालात के हम जिम्मेदार हैं और दिखाना चाहिए। किसी का तो इस्तीफा होगा, किसी को तो सैक किया जाएगा। राष्ट्रपति शासन का भी ऑप्शन है, आपने किसी भी ऑप्शंस का इस्तेमाल नहीं किया और इस हिंसा को होते रहने दिया जा रहा है क्योंकि आप मैतेई समुदाय को नाराज करना नहीं चाहते। जी, तो मैतेई समुदाय को नाराज नहीं करना चाहते, इसलिए वो कदम नहीं उठाए जा रहे जो इस समय वक्त की जरूरत है। एक टिप्पणी और चाहता हूं प्रेम कुमार जी, उन सामाजिक संगठनों के संदर्भ में भी तो कुछ कहिए ना, जो छोटे छोटे विषयों पर बताते हैं कि वो कितने संवेदनशील है। उनका हृदय फट पड़ता है, कहीं थोड़ी सी बाढ़ आ जाए, कहीं कोई आपदा आ जाए, हाथ बढ़ जाते हैं बताने के लिए कि देखो हम कितने संवेदनशील हैं। पर मणिपुर 2 महीने से धधक रहा है, हजारों लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं, उनकी मदद के लिए कोई अभियान, कोई पहल, कोई कोशिश क्या आपने उस स्तर पर देखी? वाकई प्रेम कुमार जी, जैसी पहल हम मुख्य धारा के राज्यों में जब कोई संकट आता है तो देखते हैं। इसके संदर्भ में भी तो कुछ कहेंगे ना। राजनीतिक दल नहीं कर रहे, सरकार नहीं कर रही, पर जो समाज की भूमिका है, उस समाज की भूमिका भी मणिपुर के संदर्भ में उसे एक गैर भारतीय राज्य के तौर पर व्यवहार करते हुए नहीं दिख रही। देखिए हिमांशु जी, थोड़ा सा फर्क मुझे लगता है कि ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है कि स्वयंसेवी संस्था वहां पहुंच करके सेवा का कार्य शुरू कर दे। वहां तो बॉर्डर में घुसने तक की दिक्कत है। भाई राहुल गांधी नहीं जा पा रहे, उनको रोका जा रहा है। तो आपको यहाँ क्या लगता है कि आम स्वयंसेवी संस्थानों के लिए माहौल है कि वहां जाकर सेवा करें? ये वहां माहौल नहीं है। जिम्मेदारी तो शासन को ही लेनी होगी। शांति स्थापित हो तब तो पुनर्वास के काम में कोई मदद करे, या जो लोग दवा की जिनको जरूरत है उनको दवा भेजे जाए। ये तो माहौल ही नहीं बना पा रहे, तो हम आम नागरिकों को कैसे दोष दें? माहौल ही नहीं बना पा रहे कि वहां पर कोई कुछ करने की पहल कर सके। तो अब वापस लौट कर आता हूं शरद त्रिवेदी जी। पहले चरण में आपने बड़ी मासूमियत से अपने आप को बचाने की कोशिश की, पर हर आवाज आपको कटघरे में खड़ा कर रही है। हर तर्क आपकी कोशिशों पर सवाल खड़े कर रहा है। हर कदम यह बता रहा है कि आप न्याय करने की दिशा में नहीं बढ़ रहे हैं। क्या कहते हैं शरद जी? हिंदू ईसाईयत का संघर्ष क्या इस घटना के लिए जिम्मेदार? एक मुख्यमंत्री जिसके संदर्भ में जय सोढ़ी साहब लगातार बता रहे कि कदम ही ऐसे उठे जिसमें यह होना ही था, उसके संदर्भ में कार्रवाई करने से आपके हाथ क्यों कांप गए? सवाल है, कोई उत्तर है शरद जी? जो ज्ञान हमारे प्रवक्ताओं को है वो मुझे नहीं लग रहा है कि वो ज्ञान जो है न हमारी खुफिया एजेंसी के पास है, न हमारी सरकार के पास है, न राज्य सरकार के पास, न केंद्र सरकार के पास है। हम सब लोग एक्सपर्ट हैं, हम सबको पता है कि वहां क्या हो रहा है। और जो अभी बताया गया, हमारे मित्र प्रेम कुमार जी ने कहा कि साहब वहां राहुल जी को रहने से रोका गया। राहुल जी को जाने से नहीं रोका गया है, सिर्फ जाने के मीडियम को कहा गया है कि साहब आप बाई रोड मत जाइए, आपको हेलीकॉप्टर प्रोवाइड किया जा रहा है, आप जाइए, आपको जहां जाना आप जाइए। क्योंकि रोड जो आपको अभी रोड डोमिनेंस हमें करना पड़ेगा, फौज को एरिया क्लियर करना पड़ेगा। जिस तरह खिलवाड़ हुआ था माननीय प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा के साथ पंजाब में, वो हम राहुल जी के साथ नहीं होने दे सकते। वो Z+ कवर सिक्योरिटी प्रोटेक्टी है, उनके ऊपर अगर एक पत्ता भी गिर जाता तो ये बता दिया जाता कि साहब देखिए राहुल जी को मारने का प्रयास करा जा रहा था। जो बहुत संवेदनशील मामला है, इसीलिए मैंने भी बहुत ही संवेदनशील तरीके से इस बात को कहा है। मैं बहुत कुछ कह सकता हूं, लेकिन क्योंकि मुझे वहां के ज्ञान शायद लग रहा है कि जितने हमारे प्रवक्ता हैं वो वहां रहे नहीं, मैं वहां खुद रहा हूं, मुझे वहां के बारे में काफी कुछ ज्ञान है। तो मैं नहीं चाहता हूं थोड़ा विस्तार दीजिए ना शरद जी। हम तो जमीनी स्थिति को समझना चाहते हैं और देश को भी समझाना चाहते हैं। जाने तो सही हम कि हमारे अपने राज्य मणिपुर में हो क्या रहा है। क्यों 60 दिन बाद भी समाधान की कोई किरण हमें दिखाई नहीं दे रही? क्यों सरकार के
तथाकथित दावे कि हम शांति के लिए कोशिश कर रहे हैं, बात नहीं बन रही। आज सुबह से खबर चल रही थी कि बीरेंद्र सिंह इस्तीफा दे रहे हैं। दोपहर होने के बाद में एक ट्वीट आया, मैं ऐसे हालात में राज्य को नहीं छोड़ सकता। अब राज्य नहीं छोड़ सकते कि पद नहीं छोड़ सकते, ये सवाल जहन में आता है। तो आप बताएं ना शरद जी, आप तो रहे हैं ना, क्यों चुप हैं? आपको तो मुखरता से बताना चाहिए कि वहां हालात क्या हैं। हम तो आपको बुलाए ही इसलिए हैं। इस्तीफा देने का उन्होंने मन बना लिया तो वो इस्तीफा देना चाहते थे। पूरे वहां पे जनता ने उनको घेर लिया कि आप इस्तीफा नहीं देंगे जी। ये जनता के नुमाइंदे हैं, ये कोई चुन के ऊपर से नहीं है, भेजे नहीं गए, ये जनता ने चुना है। अगर वो जनता ये कह रही है कि नहीं साहब, हम आपका नेतृत्व हमें चाहिए, हम नहीं चाहते हैं कि आप हमको इस आपात की घड़ी में हमको आप छोड़े, तो उसमें वो संवेदनशील तरीके से उन्होंने उसको हैंडल किया है जी। और जो बता रहे हैं कि नहीं शरद जी, ये बताइए, लेकिन बीरेंद्र सिंह को क्यों लगा कि मुझे इस्तीफा देना चाहिए? फिर जनता को लगा नहीं छोड़ना चाहिए, बीरेंद्र सिंह को लगा मुझे छोड़ देना चाहिए। जरा इस द्वंद्व के संदर्भ में तो बताइए। को ये लगता है कि उनका व्यक्तिगत राय थी कि हम साहब हम इस्तीफा दे देते हैं, अगर कोई बेहतर विकल्प है तो हम इस्तीफा दे देते हैं, लेकिन जनता ने कहा नहीं साहब, हमें आप ही चाहिए, हमें और कोई नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं साहब ठीक है, अब हम राज्य के लिए काम करने को तैयार है। तो इस्तीफा देके भागना तो बहुत आसान तरीका था, लेकिन उन्होंने कहा, जब जनता ने कहा कि नहीं हमें आप ही चाहिए, तो इसलिए उन्होंने कहा कि ठीक है साहब, अब हम जनता के लिए काम करने को तैयार हैं, हम नहीं पीछे हटने जा रहे हैं। तो शरद जी, आपसे जानना चाहता हूं कि जब भी कोई ऐसा विषय हो, 1000, 2000 या 3000 आदमी आके इकट्ठा कर दो और उसके साथ में कह दो अब जनता ऐसा चाहती है, और वो जो लोग 65,000 लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं, वो लोग जिनकी इतनी मौतें हो चुकी, पिछले 2 महीने से मणिपुर धधक रहा है, इस आग के लिए जिम्मेदार किसको ठहराए? इसके संदर्भ में भी तो शरद जी बताएं। हिमांशु जी देखिए, ये जो अभी करंट क्राइसिस है ये कोर्ट के ऑर्डर की वजह से है, और अगर कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन, जैसे हम अभी जनरल साहब कह रहे थे, इलीगल कंस्ट्रक्शन वहां हटाया गया, तो इलीगल कंस्ट्रक्शन पूरे भारत में हटाया जाता है। गुजरात में जितने मंदिर हटाए गए, मुझे नहीं लग रहा उतनी मस्जिदें हटाई गई हैं। अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन है, दिल्ली में भी इलीगल कंस्ट्रक्शन, हनुमान मंदिर अभी 2 साल पहले तोड़ा गया है, तो कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन। एक बुनियादी सवाल है, बुनियादी सवाल यह है कि ये दरअसल संघर्ष केवल अनुसूचित जनजाति के दर्जे के संदर्भ में नहीं, बल्कि हिंदू वर्सेस ईसाईयत के संदर्भ में कन्वर्ट हो गया है। और वहां की सरकार हिंदू समुदाय से ताल्लुक रखने वाले मैतेई समुदाय को संरक्षण अतिरिक्त रूप से प्रदान कर रही है, और उसकी ये प्रतिक्रिया हो रही है। कमोवेश चर्चा में ऐसा निष्कर्ष निकल के आ रहा था। इस आक्षेप के संदर्भ में थोड़ा आप तथ्य पूर्ण तरीके से बता सकें, सत्य क्या है? हिमांशु जी, भारतीय जनता पार्टी ने अपने इतिहास में कभी हिंदू मुस्लिम नहीं किया है, ना हमने कभी कोई काम, ना केंद्र सरकार की नीतियां, ना राज्य सरकार की नीतियां कोई भी ऐसी रही हैं जो एक वर्ग विशेष के लिए हो। अगर हज टर्मिनल बनाए, हज हाउस बनाए, हज सब्सिडी दी जा रही है, तो उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। हम अगर दे रहे हैं, हम गैस का कनेक्शन दे रहे हैं, बिजली का कनेक्शन दे रहे हैं, पानी का कनेक्शन दे रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान बना रहे हैं, तो किसी जाति, धर्म या संप्रदाय देख के हम उनको नहीं दे रहे हैं। अगर हज टर्मिनल बनाया गया तो बौद्ध टर्मिनल नहीं बनाया गया, अगर हज हाउस बनाया गया तो बौद्ध हाउस नहीं बना, अगर हज टर्मिनल बना तो सिख टर्मिनल क्यों नहीं बना, बौद्ध टर्मिनल क्यों नहीं बना? आप बड़े ही न्यायप्रिय हैं, तो अब मैं एक निर्णायक टिप्पणी पे आपके पास आता हूं शरद द्विवेदी जी। हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया, वो आदेश के संदर्भ में भाजपा का मंतव्य क्या है? मैतेई समुदाय का ये दलील थी कि 1949 से पहले, अर्थात भारत में विलय से पहले, हमारा दर्जा अनुसूचित जनजाति का था, हमें वह दर्जा वापस दिया जाए। हाई कोर्ट ने इस मांग को जायज करार देते हुए सरकार को डायरेक्शन दी है। थोड़ा स्पष्ट कीजिए ना, आप तो न्यायप्रिय लोग हैं ना, मैतेई समुदाय को उनका अधिकार देने के लिए तैयार हैं, या इसके संदर्भ में आपका इनकार है? शरद जी, आप तो वहां रहे हुए हैं ना, वहां की परिस्थिति को जानते हैं, वहां के लोगों के अधिकार को जानते हैं, वहां के लोगों की व्यथा को जानते हैं। मैतेई समुदाय ने जिस चीज को चाहा है उसके संदर्भ में भाजपा का क्या निर्णय? हिमांशु जी, ये मुद्दा न केंद्र सरकार से लिंक्ड है, न राज्य सरकार से। ये जो है केस सुप्रीम हाई कोर्ट में हुआ है, ऑर्डर इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गए हैं।
तो ये कोर्ट ने संज्ञान लिया, अभी इसमें कोई भी सरकारी कोई फैसला नहीं ले सकती, ना राज्य सरकार ना केंद्र सरकार। हम अभी सिर्फ शांति बहाली चाहते हैं, हम चाहते हैं कि वहां शांति हो जाए। समुदायों में कुकी में और नागा में और मेती में बातचीत चल रही है, और हम लोग कोई ऐसा बयान ना दें जिससे कि वहां पे कोई संवेदनशील स्थिति खराब हो जाए। तो हम लोग अभी सिर्फ ये चाह रहे हैं कि शांति बने, उसके बाद जो भी बातचीत से फैसला होगा, ये कोई टीवी डिबेट में फैसला नहीं होगा, बातचीत से फैसला होगा। सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट दोनों इसमें शामिल है। तो शरद जी कहते हैं कि अभी इस मुद्दे पर बात नहीं होनी चाहिए, अभी तो केवल शांति होनी चाहिए। अनुमा जी वापस आपके पास आता हूं। शरद जी कह रहे हैं बस अब शांति होनी चाहिए, आपसे बड़ी उम्मीद है शांति बहाली के संदर्भ में। राहुल जी मणिपुर आगे से हो लिए हैं, दिल्ली आकर क्या करने की तैयारी है? क्या सर्वदलीय बैठक का एक बार फिर आह्वान, क्या किसी स्तर पर पहल या कोई समाधान, या आपको लगता है इस अशांति में ही विकास के बीच छिपे हुए हैं, इसलिए इसे बनाए रखेंगे? कमाल ही कर रहे हैं आप। क्या कोई सत्ता दल से ये सवाल नहीं होगा, ये विपक्ष से सवाल होगा? विपक्ष के हाथ में क्या है और जो है वो कर रहा है विपक्ष। एक और आपको बात पता है, जब आप म्यांमार की बात कर रहे थे और मैंने सिर पे हाथ रखा तो आपको बड़ा ऑब्जेक्शन हुआ, लेकिन आपको बता दूं कि मणिपुर पुलिस जो है उसने मैथीज को हथियार दिए और असम राइफल्स ने कुकीज को हथियार दिए। क्या ये कोई ऐसी चीज है जो दबी छुपी थी? ये सबको मालूम है। म्यांमार का जबरदस्ती आप उसमें एंगल लाना चाहें तो वो दूसरी बात है, लेकिन ये एक सच सबको मालूम है। एक हॉस्पिटल में मुझे 5 दिन के लिए मेरे किसी बहुत ही अजीज के कारण रहना पड़ा, तो वहां पर जो नर्स थी वो मैती समुदाय से थी, और उसने उन दिनों मुझसे ये कहा कि अच्छा ही हुआ, मैं तो चाहती थी कि मैं भारतीय जनता पार्टी को वोट देती, लेकिन मुझे यहाँ से छुट्टी नहीं मिली। आज मैं सोच रही हूँ कि मुझे मेरे जो भी ईश्वर जिनको मैं मानती हूँ उन्होंने मुझे बचा लिया एक गलती करने से। तो ये जो बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, और कमाल क्या है, मतलब ऐसी ऐसी बातें कैसे कर ले? कौन सी वाले चिकना घड़ा है जो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी कभी हिंदू मुस्लिम नहीं करती? पूरी की पूरी राजनीति भारतीय जनता पार्टी की मेजॉरिटी को माइनॉरिटी से लड़ाने की है, जो आप मैती और कुकी के बीच में भी देख रहे हैं। बाकी सारी कहानियां आप कुछ भी कहते रहिए, सत्ता पक्ष का क्या अभी तक कदम रहा है उसके बारे में बात करिए। विपक्ष, आप, हम अपनी अपनी जिम्मेदारी कर रहे हैं। कल को मैं आपसे पूछूं कि आप पत्रकार हैं, आप क्यों नहीं वहां जाके देख रहे हैं? आपकी जिम्मेदारी, आपने क्या किया? आप जलने देंगे? ये सवाल आप मुझसे करेंगे? ये सवाल सत्ता से होना चाहिए और सत्ता से पूछने की हिम्मत होना चाहिए। आपने पूछा, लेकिन सरसरी तौर पे पूछा। जवाबदेह बनाकर पूछेंगे। जिस दिन इस देश का मीडिया सत्ता को जवाबदेह बनाकर सत्ता से सवाल पूछेगा, उस दिन सारे इस तरह की प्रॉब्लम्स जो इस देश में हो रहे हैं, आंतरिक कलह, आंतरिक झगड़े और 80,000 लोगों का विस्थापन, 130 लोगों की मौत, ये सब होना बन जाएगा। लेकिन सवाल पूछने वाले बनिए और सही आदमी से सवाल पूछिए। विपक्ष को कटघरे में रख के हमसे सवाल पूछेंगे कि हम क्या करेंगे? हाँ, आपसे सवाल क्यों पूछेंगे? आप सवाल का उत्तर देने के लिए थोड़ी है, आप तो केवल सवाल करने के लिए। अनुमा जी, आप जैसा तर्कशास्त्री इस प्रकार से अपने बचाव के संदर्भ में रास्ते लेगा, क्यों नहीं पूछेंगे आपसे? अगर आप गए हैं मणिपुर, आगे क्या करेंगे? अगर आपसे पूछ लिया, गुनाह कर दिया। राहुल गांधी आगे क्या करेंगे? देश के भविष्य के संदर्भ में उस व्यक्ति को देखा जाता है। अगर पूछ लिया तो आप जवाब देने से बच रही हैं। आपको घबराहट होने लगी, अरे हमसे सवाल पूछेंगे, हमसे सवाल पूछेंगे। विपक्ष से भी सवाल पूछा ही जाएगा, सत्ता पक्ष से भी पूछा जाएगा। बुरा मानने की बात नहीं है। आपको तो हर सवाल के संदर्भ में ऐतराज होने लगा। आप भी सरकार हो रही है, सरकार का ऐतराज तो समझ में आता है, आपको भी सवालों से ऐतराज होने लगा। ये बड़े कमाल की बात है अनुमा जी, आपसे तो ऐसी उम्मीद हमको भी नहीं थी। बहरहाल शरद जी कुछ हस्तक्षेप करना चाह रहे हैं। जी शरद जी, क्या कहना है आपका? अंशु जी, इतना जितना दर्द इनका मणिपुर के लिए आज हो गया है, अगर इसका चौथाई दर्द हो जाता कश्मीरी के लिए कि वहां 5 लाख लोग विस्थापित हो गए और 60,000 लोग मारे गए, तो शायद कश्मीर की समस्या नहीं होती। ये क्योंकि ये सत्ता पक्ष का वहां पे सरकार चल रही थी, इसलिए सारा दर्द, सारी तकलीफ वहीं के लिए हो गई। इनकी कोई तकलीफ कश्मीर में नहीं हुई। पंजाब का जो हश्र हुआ है, ये पूरा ओपन सीक्रेट है कि पंजाब का किसने सत्यानाश किया, किसने वहां पे आतंकवाद को बढ़ावा दिया, कैसे निरंकारी बाबा को दिल्ली में गोली मार के वहां पे भागा था आतंकी, और किस तरह वो हालात यहां तक हो गए कि 93 तक हमारे कितने हमारे सिख भाई वहां पे शहीद हुए हैं।
हमारे बाकी क्या समाज का सत्यानाश किया गया है। आज एकदम से संवेदनशील हो गए, जहां आज हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि हम बातचीत करने को तैयार हैं, हर वर्ग से बातचीत कर रहे हैं, अभी हिंदू मुस्लिम लेके बैठ गए। अच्छा, एक बात बताइए शरद जी, हमारे देश के जो सम्मानीय प्रधानमंत्री हैं वो लगभग हर विषय पर मुखर होते हैं, ये मणिपुर के संदर्भ में मौन क्यों है? आपके पास तो उत्तर होगा ना इसका। जी शरद जी। हिमांशु जी, हम संवेदनशील हैं। माननीय अमित शाह जी ने कर्नाटक के चुनाव को बीच में छोड़ के मणिपुर गए, वहां पे उन्होंने पूरा ध्यान अपना केंद्रित किया हुआ है। सरकारी एजेंसियां वहां काम कर रही हैं, रिलीफ एफर्ट दिया जा रहा है, 10 लाख का वहां मुआवजे की घोषणा कर दी गई है। मैं आपसे समझना चाहता हूं, आपने बड़ा महत्वपूर्ण टिप्पणी की है, कर्नाटक चुनाव छोड़कर गए, कब गए भाई? कर्नाटक का चुनाव बीच में छोड़ के गए हैं वो। कौन कर्नाटक का चुनाव छोड़कर गया था साहब? अमित शाह जी। शरद जी, बहुत विनम्रता के साथ आपको तारीखें बताना चाहता हूं। कर्नाटक का चुनाव 10 तारीख को मतदान हुआ, 13 मई को मतगणना हुई। अमित शाह का दौरा 1 महीने बाद हुआ है आग लगने के, आपकी जानकारी के लिए, सनद रहे। लेकिन मेरा सवाल अमित शाह जी को लेकर नहीं था, मेरा सवाल इस बात को लेकर था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इस देश में प्रभाव है। इस देश के सबसे बड़े नेता के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देखा जाता है। मणिपुर के संदर्भ में वह मौन क्यों है? कोई ना कोई तो रणनीति होगी, कोई ना कोई तो कारण होगा जो आप जैसे विद्युत प्रवक्ता की जानकारी में होगा। हमने ये सवाल किया क्यों है, आपने इसका कोई उत्तर नहीं दिया, विचार कीजिएगा। पर अनुमा जी हस्तक्षेप कर जा रहे, एक बार अनुमा जी का हस्तक्षेप लेते हैं और फिर सोडी साहब के पास आते हैं। जी अनुमा जी। आपने मुझे बहुत कुछ बोला और आज बहुत पर्सनल बात हो जा रही है, व्यक्तिगत हो रहा है। मेरा सवाल भी यही था कि क्या प्रधानमंत्री ने अभी तक शांति की अपील की? आज राहुल गांधी जब लौटेंगे उसके बाद सारी मंत्रणा होगी और बातचीत होगी कि हम देशव्यापी स्तर पर इसे कैसे उठाएंगे। अभी तो राहुल गांधी जी वहीं थे, तो आप मुझसे ये सवाल पूछकर साबित क्या करना चाहते हैं? मैंने आपको सवाल पूछने से नहीं रोका, पर जिनके हिस्से में काम करना है, एक्शन लेना है, उनकी बात की थी। आप मुझ पर ऐसे आरोप लगाकर आपके प्रोग्राम में, कम से कम अच्छा हुआ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसका मैं धन्यवाद दे रही हूं। लेकिन ऐसा भी क्या सत्ता जाने का डर है भारतीय जनता पार्टी का कि आज भी वो सच का साथ नहीं दे सकती, आज भी वो लोगों को बिठा के बात नहीं कर सकती, आज भी एक निकम में मुख्यमंत्री को हटा नहीं सकती, वहां राष्ट्रपति शासन नहीं लगा सकती। इसमें ऐसी क्या मजबूरी है? अनुमा जी का बार बार सवाल इस बात को लेकर है। लेकिन सोडी साहब, मेरा सवाल तो उस बिंदु पर है जिसकी और अनुमा जी ने यहां पर उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि असम राइफल्स ने कुकी को दिए, मैतेई समुदाय को इस पुलिस वालों ने दिए। इसके संदर्भ में क्या सच्चाई है? जिनके शरीर पर वर्दी है वो स्वयं हथियार थमा रहे हैं। हम तब से सवाल कर रहे थे इनके पास हथियार कहां से आ रहे हैं। उत्तर अनुमा जी की तरफ से आया कि हथियार तो स्वयं पुलिस वाले उपलब्ध करा रहे हैं। इसके संदर्भ में आपकी टिप्पणी, क्या वहां पे वाकई ऐसे हालात रहते? डॉक्टर हिमांशु जी, जब 23 फरवरी 2008 को सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस एग्रीमेंट हुआ, उसके बाद जितने ये हथियार थे सारे आर्मरीज में रखे गए और आर्मरी में 2 ताले लगाए गए। एक स्टेट गवर्नमेंट के पास चाबी थी, एक उन इंसर्जेंट ग्रुप्स के पास चाबी थी। अब ये जो बात है, जब ये वहां पे 3 मई के बाद हिंसा भड़क गई, तो ये जो इंसर्जेंट ग्रुप्स थे, इन्होंने वो आर्मरी के ताले तोड़े और वहां से उन्होंने हथियार निकाल लिए। मैं आपको एक चीज बता सकता हूं, असम राइफल का कोई भी जवान, क्योंकि उनकी जो कमांड होती है वो इंडियन आर्मी ऑफिसर्स के पास होती है, कोई असम राइफल का जवान किसी भी इंसर्जेंट ग्रुप को हथियार नहीं देगा ऑफिशियल तौर पे। एक आध खराब आदमी तो, एक आध खराब मच्छी तो हर तालाब में होती है। जहां तक पुलिस की बात है, वहां की पुलिस ने भी हथियार उनको नहीं दिए, या आर्मरीज को तोड़ा गया। तो जो बात सामने आ रही है कि ये जो एक जब हिंसा भड़की, क्योंकि वो जो ये प्रॉब्लम्स थी वो काफी अरसे से बढ़ रही थी, और उसके बाद ही उन्होंने आर्मरीज को तोड़ा और वहां से उन्होंने हथियार निकाले। मैं एक और चीज कहना चाहूंगा डॉक्टर हिमांशु जी, 1983 में जब दरबारा सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री थे, वो कांग्रेस के लीडर थे, और तब प्रधानमंत्री हमारी श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी, वो भी कांग्रेस की नेता थी। जब इंदिरा गांधी जी ने रियलाइज किया कि पंजाब के हालात हाथ से निकल चुके हैं, उन्होंने अपनी ही कांग्रेस की राज्य सरकार को बर्खास्त कर दिया। आज 2 महीने होने लगे हैं, मणिपुर जल रहा है। अगर वहां के मुख्यमंत्री से सिचुएशन कंट्रोल नहीं हो रही है,
तो केंद्रीय सरकार को या तो वहां पे राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए या फिर वहां का मुख्यमंत्री चेंज कर देना चाहिए। भारतीय सेना में अगर एक भी अननेचुरल डेथ होती है, उस ऑफिसर का कैरियर खराब खत्म हो जाता है। यहां पे 2 महीने से मणिपुर जल रहा है। क्या कोई भी राजनेता इसके लिए जिम्मेवार नहीं है? कोई भी पॉलिटिकल लीडर इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। सोडी साहब का सवाल मौजूद है, आखिर कोई तो जिम्मेदारी लेगा। क्या ऐसी मजबूरी है कि बीरेंद्र सिंह की मर्जी चल रही है, वो जब तक चाहेंगे पद पर बने रहेंगे? आखिरी टिप्पणी चाहूंगा प्रेम कुमार जी इस संदर्भ में आपकी ओर से। क्या आपको नहीं लगता है कि समय आ गया है जब प्रधानमंत्री जी के स्तर पर इस विषय पर दृष्टिकोण देश के सम्मुख आना चाहिए? जी बिल्कुल जेन्युइन सवाल भी है, अपेक्षा भी है कि प्रधानमंत्री जी को हस्तक्षेप करना चाहिए। एक बार फिर सर्वदलीय बैठक अपनी मौजूदगी में वो बुलाएं और मणिपुर के लोगों को एड्रेस करें। आप विश्व गुरु के लेवल वाले नेता हैं, आपकी बात देश सुनता है, 140 करोड़ लोगों के आप नेता हैं, तो मणिपुर उसमें नहीं है क्या? आप मणिपुर के लोगों से शांति की भी अपील नहीं कर सकते क्या? एक तो पहली कार्रवाई होनी चाहिए थी। तो हमें लगता है कि प्रधानमंत्री की चुप्पी जो है बहुत अखर रही है, हमें चुभ रही है। उनको बोलना चाहिए, मणिपुर की जनता से संवाद करना चाहिए, और नहीं होता है तो गृह मंत्री से इस्तीफा लेना चाहिए। तो कुल मिलाकर हम अगर इस विषय के मर्म पे पहुंचे तो खल केवल प्रधानमंत्री की चुप्पी नहीं रही है, मणिपुर का जलना देश को खल रहा है। मणिपुर के हालात निश्चित रूप से देश को व्यथित करने वाले हैं। देश में बाकी सियासी घटनाक्रमों में जो तमाम राजनीतिक और खासतौर पर सत्ताधारी दल व्यस्त है, उससे समय निकालकर इस पूर्वोत्तर राज्य की समस्या पर ध्यान देना चाहिए। समय आ गया है कि जब देश के मुखिया अर्थात नरेंद्र मोदी स्वयं इस मामले को अपने हाथ में ले, उम्मीद कर सकते हैं कि उनका दखल शायद समाधान की दिशा में निर्णायक स्थिति ला सके। ये समय की जरूरत है। ये समय सियासत का नहीं जो राहुल गांधी ने बोला, ये समय समाधान की दिशा में सामूहिक कदम उठाने का है। क्या देश के तमाम जिम्मेदार राजनीतिक दल और उनके प्रमुख मणिपुर की स्थिति की गंभीरता को समझते हुए कुछ समय के लिए अपने राजनीतिक हितों को छोड़ देश हित में कदम उठाएंगे? ये सवाल है। हमें इस सवाल का उत्तर का इंतजार है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। हमारा आज का शेर उस व्यथा को समर्पित है जो मणिपुर के साथ जुड़ा हुआ है। हमारा शेर ये कहता है कि इस बरस हमने जमीनों में धुआं बोया है। इस बरस हमने जमीनों में धुआं बोया है। फल नहीं आएंगे, अब शाखों पे बम आएंगे। राहत इंदौरी ने जो ये बात कही थी, ये हमारे राजनीतिज्ञों की नीयत पर सीधे तौर पर चोट करने वाली है। हमें इसे बदलना है। क्या हम इसे बदल पाएंगे? ये सवाल है। इसका उत्तर हम सबको मिलकर ही खोजना है। इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत। सोमवार को फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सलाम।